हाफ ब्लड प्रिंस। अध्याय 3। करूंगा नहीं करूंगा। हैरी पॉटर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। वो पिछले 4 घंटे में से ज्यादातर समय अपने बेडरूम की खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठकर अंधेरी सड़क को घूरता रहा और फिर आखिरकार सो गया। उसके चेहरे का एक हिस्सा खिड़की के ठंडे कांच से सटा हुआ था, चश्मा तिरछा था, मुंह खुला हुआ था। कमरे में बहुत सारा सामान और अटाला फैला हुआ था। फर्श पर उल्लू के पंख, सेव के बीज और चॉकलेट की पन्नियां थीं। पलंग पर मंत्रों की कई पुस्तकें दुशालों के बीच में बेतरतीब पड़ी थीं और डेस्क की रोशनी के नीचे अखबारों का ढेर लगा था। उसमें एक हेडलाइन थी, हैरी पॉटर चुनिंदा जादूगर। जादू मंत्रालय में हाल में ही हुए रहस्यमय हंगामे के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें तुम जानते हो कौन को दोबारा देखा गया है। हमें इसके बारे में बताने की इजाजत नहीं है, इसलिए मुझसे कुछ ना पूछें, एक परेशान विस्मित अधिकारी ने कहा, जिसने कल रात को मंत्रालय से घर जाते समय अपना नाम बताने से इनकार कर दिया था। बहरहाल मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने पुष्टि की है कि हंगामा भविष्यवाणी कक्ष में हुआ था। हालांकि मंत्रालय के प्रवक्ता जादूगरों ने अब तक ऐसी किसी जगह के अस्तित्व से इनकार किया है, लेकिन बहुत से जादूगर मानते हैं कि जो प्राणभक्षी इस समय घुसपैठ और चोरी के जुर्म में अज़्काबान में सजा काट रहे हैं, वो एक भविष्यवाणी चुराने की कोशिश कर रहे थे। उस भविष्यवाणी की प्रकृति अज्ञात है, लेकिन अनुमान है कि इसका हैरी पॉटर से कोई संबंध है, जो मारक शाप से बचने वाला इकलौता शख्स है। ऐसा माना जाता है कि वो भी उस रात को मंत्रालय में था। कुछ लोग तो अब पॉटर को चुनिंदा जादूगर कहने लगे हैं और उनके अनुसार भविष्यवाणी में ये कहा गया है कि वही हमें तुम जानते हो कौन से मुक्ति दिला सकता है। यदि भविष्यवाणी अब भी अस्तित्व में है तो इसका पता ठिकाना अज्ञात है। हालांकि शेष पृष्ठ 2 कॉलम 5 पर पहले वाले अखबार के पास ही एक और अखबार पड़ा था। इसमें हेडलाइन थी, फज की जगह है स्क्रिमग्योर जादू मंत्री बने। पहले पन्ने की ज्यादातर जगह पर एक बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ने घेर रखी थी। इसमें एक आदमी के शेर के आयाल जैसे मोटे बाल और थोड़ा उजाड़ सा चेहरा दिख रहा था। तस्वीर हिल रही थी। आदमी छत की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। जादुई कानून पालन विभाग में ऑरर कार्यालय के पूर्व प्रमुख रूफस स्क्रिमग्योर अब कॉर्नेलियस फज के स्थान पर नए जादू मंत्री बन गए हैं। इस नियुक्ति का जादूगर समुदाय ने उत्साह से स्वागत किया है। बहरहाल नए मंत्री की नियुक्ति के कुछ घंटों के भीतर ही एल्बस डम्बलडोर से उनके मतभेद होने की अफवाह फैल गई है, जो जादूगर न्याय सभा के प्रमुख न्यायविद के रूप में पुनर्स्थापित हो चुके हैं। स्क्रिमग्योर के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि मंत्री बनने के फौरन बाद ही उन्होंने डम्बलडोर से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने बातचीत के मुद्दों के बारे में टिप्पणी करने से इनकार किया है। एल्बस डम्बलडोर हमेशा से शेष पृष्ठ 3 कॉलम 2 पर। इस अखबार के दाईं तरफ एक अखबार था जो इस तरह मुड़ा था कि उसका एक लेख दिख रहा था, जिसमें शीर्षक था, मंत्रालय ने विद्यार्थियों की सुरक्षा की गारंटी ली। नवनियुक्त जादू मंत्री रूफस स्क्रिमग्योर ने आज बताया है कि मंत्रालय ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं ताकि इस सितंबर में हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है, जाहिर है सुरक्षा की दृष्टि से हम नए सुरक्षा इंतजामों के बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे। बहरहाल अंदरूनी सूत्र ने पुष्टि की है, इन सुरक्षा इंतजामों में नए सुरक्षात्मक मंत्रों, सम्मोहनों, प्रतिकारक मंत्रों के प्रयोग के अलावा हॉगवर्ट्स स्कूल की सुरक्षा के लिए कुछ ऑरर्स को नियुक्त किया जाना शामिल है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर नए मंत्री के इस सख्त रुख से ज्यादातर लोग आश्वस्त लगते हैं। मिसेस ऑगस्टा लॉन्गबॉटम ने कहा, मेरा पोता नेविल, जो हैरी पॉटर का अच्छा दोस्त है और उसके साथ जून में मंत्रालय में प्राण भक्षियों से लड़ा था, लेकिन लेख का एक बड़ा हिस्सा बड़े पिंजरे से ढका हुआ था जो इसके ऊपर रखा था। पिंजरे के भीतर एक बहुत शानदार सफेद उल्लू बैठी थी। उसकी आंखें बड़े शान से कमरे को देख रही थी। वो कभी कभार अपने खर्राटे लेते मालिक को देख रही थी, अपना सिर उसकी तरफ लहरा रही थी। 1-2 बार उसने अधीरता से अपनी चोंच कुटकुटाई, लेकिन हैरी इतनी गहरी नींद में था कि आवाज नहीं सुन पाया। कमरे के बीचों बीच एक संदूक था, उसका ढक्कन खुला था, ये लगभग खाली था। पास ही में फर्श पर एक बैंगनी पैम्फलेट पड़ा था जिस पर लिखा था, जादूगर समुदाय को वर्तमान में उन लोगों से खतरा है जो खुद को प्राणभक्षी कहते हैं। नीचे दिए गए सामान्य सुरक्षा निर्देश आपको, आपके परिवार और घर को सुरक्षित रखेंगे और आपको हमले से बचाएंगे। आपको सलाह दी जाती है, घर से अकेले ना निकलें। अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से खास सावधानी बरतें। जहां तक संभव हो रात होने से पहले घर लौट आएं।
अपने घर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करें और सुनिश्चित करें कि परिवार के सभी सदस्य आपातकालीन कदमों के बारे में जानते हों, जैसे कवच, मोह भंग, सम्मोहन, साहचर्य, अंतर्ध्यान। करीबी मित्रों और परिवार वालों के साथ सुरक्षा संबंधी गुप्त सवाल तय कर लें ताकि उन प्राण भक्षियों को पहचाना जा सके जो भेष बदल काढ़े का इस्तेमाल करके दूसरों को वश में कर लेते हैं। अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि प्राण भक्षी अब सजीव लाश का प्रयोग कर सकते हैं। सजीव लाश दिखने पर मंत्रालय को तत्काल खबर दें। अगर किसी घर या इमारत के ऊपर मौत का निशान दिखे तो प्रवेश न करें, बल्कि ऑर्डर कार्यालय से संपर्क करें। अगर आपको महसूस होता है कि परिवार का कोई सदस्य, सहकर्मी, मित्र या पड़ोसी अजीब हरकत कर रहा है तो तत्काल जादुई कानून पालन विभाग से संपर्क करें। करीबी मित्रों और परिवार वालों के साथ सुरक्षा संबंधी गुप्त सवाल तय कर लें। हैरी नींद में बड़बड़ाया। उसका चेहरा खिड़की के कांच से 1 इंच फिसल गया। उसका चश्मा थोड़ा और तिरछा हो गया, लेकिन फिर भी वो नहीं जागा। हैरी के शिथिल हाथ में चर्मपत्र का टुकड़ा था जिस पर पतली तिरछी लिखावट थी। ये चिट्ठी जब 3 दिन पहले आई थी तो गोल लिपटी हुई थी, लेकिन हैरी इसको इतनी ज्यादा बार पढ़ चुका था कि चर्मपत्र बिल्कुल सपाट हो गया था। प्रिय हैरी, अगर तुम्हें असुविधा ना हो तो मैं इस शुक्रवार की रात को 11 बजे प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में आऊंगा। मैं तुम्हें रॉन के घर ले जाऊंगा जहां तुम्हें स्कूल की बची छुट्टियों में रहने के लिए आमंत्रित किया गया है। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं एक और काम में तुम्हारा सहयोग चाहूंगा जो मुझे रास्ते में करना है। मिलने पर इस काम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अपना जवाब इसी उल्लू से भिजवा देना। इस शुक्रवार को मिलने की आशा में, तुम्हारा एल्बस डम्बलडोर। हालांकि हैरी को ये चिट्ठी अब तक याद हो चुकी थी, लेकिन शाम को 7 बजे से वो हर कुछ मिनट बाद इस चिट्ठी की तरफ चोरी से देख रहा था। वो 7 बजे से ही अपने बेडरूम की खिड़की के पास बैठा था जहां से प्रिविट ड्राइव के दोनों छोर अच्छी तरह दिखते थे। वो जानता था डम्बलडोर के शब्दों को दोबारा पढ़ना निरर्थक था। हैरी ने उसी उल्लू से अपनी तरफ से हाँ का संदेश भिजवा दिया था। अब वो सिर्फ इंतजार कर सकता था, या तो डम्बलडोर आएंगे या फिर वो नहीं आएंगे। लेकिन हैरी ने सामान पैक नहीं किया था। उसे लग रहा था कि इतनी अच्छी बात होने की संभावना नहीं थी। डर्सली परिवार के साथ एक पखवाड़े के बाद ही वो यहाँ से आजाद कैसे हो सकता था। वो इस भावना को दिल से नहीं निकाल पाया था कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाएगी। डम्बलडोर की चिट्ठी का उसने जो जवाब दिया था वो किसी दूसरी जगह पहुंच सकता था। हो सकता था डम्बलडोर उसे लेने ना आ पाए। हो सकता है कि डम्बलडोर ने ये चिट्ठी ना लिखी हो, बल्कि कोई चाल, मजाक या धोखा हो। हैरी को लग रहा था कि अगर उसने सामान पैक कर लिया और डम्बलडोर नहीं आए तो उसे निराश होकर सारा सामान निकालना पड़ेगा। उसने सामान पैक करने की कोई कोशिश नहीं की थी। उसने संभावित यात्रा की सिर्फ एक ही तैयारी की थी, और वो ये कि उसने अपनी सफेद उल्लू हेडविग को पिंजरे में बंद कर दिया था। जिस पल अलार्म घड़ी का कांटा 12 पर पहुंचा, उसी पल खिड़की के बाहर स्ट्रीट लैंप बुझ गया। हैरी झटके से जाग गया। जैसे अचानक होने वाला अंधेरा अलार्म घड़ी की आवाज हो। उसने जल्दी से चश्मा ठीक किया, अपने गाल को कांच से हटा लिया। फिर उसने खिड़की से अपनी नाक टिकाकर फुटपाथ की तरफ देखा। एक लंबी आकृति चोगा लहराती हुई बगीचे के अंदर आ रही थी। हैरी इस तरह उछला जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी कुर्सी ठोकर लगने से गिर गई। वो फर्श पर दिखने वाली हर चीज को संदूक में फेंकने लगा। अभी वो सिर्फ 2 दुशाले, मंत्रों की 2 पुस्तक और चिप्स का एक पैकेट ही रख पाया था कि तभी दरवाजे की घंटी बज गई। नीचे लिविंग रूम से वर्नन अंकल के चिल्लाने की आवाज आई। इतनी रात को कौन कमबख्त आ गया है? हैरी मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। उसके एक हाथ में पीतल का टेलीस्कोप था, दूसरे हाथ में जूते। वो डर्सली परिवार को बताना भूल गया था कि डम्बलडोर आ सकते हैं। एक तरफ उसे दहशत हो रही थी, दूसरी तरफ हंसी आ रही थी। उसने संदूक लांघकर अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। गुड इवनिंग, आप मिस्टर डर्सली होंगे? शायद हैरी ने आपको बताया होगा, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। हैरी एक बार में 2-2 सीढ़ियां कूदा और नीचे से कुछ सीढ़ियां ऊपर ही रुक गया। अपने लंबे अनुभव से वो सीख गया था जहां तक संभव हो उसे अपने अंकल की हाथ की पहुंच से दूर रहना चाहिए। दरवाजे की चौखट पर एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था जिसके सफेद बाल और दाढ़ी कमर तक आ रहे थे। उनकी मुड़ी हुई नाक पर आधे चांद के आकार का चश्मा था। वो एक लंबा काला यात्री चोगा पहने थे, एक नुकीला हैट लगा रखा था। वर्नन अंकल की मूछें भी डम्बलडोर जितनी घनी थी, हालांकि वो काली थी। उन्होंने बैगनी ड्रेसिंग गाउन पहन रखा था। वो आगंतुक को इस तरह घूर रहे थे जैसे उन्हें अपनी छोटी छोटी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आपकी हैरानी को देखकर मुझे लगता है कि हैरी ने आपको मेरे आने की चेतावनी नहीं दी है, डम्बलडोर ने चहकते हुए कहा। बहरहाल हम ये मान लेते हैं आपने मुझे गर्मजोशी से अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लिया है।
इस मुश्किल समय में दरवाजे की चौखट पर ज्यादा देर ठहरना समझदारी नहीं है। वे चौखट के अंदर आए। आने के बाद उन्होंने सामने वाला दरवाजा बंद कर दिया। डंबलडोर ने अपनी मुड़ी हुई नाक के ऊपर से वर्नन अंकल को घूरा। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब से काफी वक्त गुजर चुका है। आपके पौधे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। वर्नन डजली कुछ नहीं बोले। हैरी को इस बारे में कोई शक नहीं था कि जल्दी ही बोलने लगेंगे, क्योंकि उनके माथे की फड़कती नस खतरे के निशान तक पहुंच चुकी थी। बहरहाल डंबलडोर में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से कुछ समय तक उनकी बोलती बंद हो गई थी। हो सकता है ये उनके जादूगर जैसे हुलिये के कारण हो, या फिर वर्नन अंकल ये भांप गए हों कि इस आदमी पर रौब डालना बहुत मुश्किल होगा। आह, गुड इवनिंग हैरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने कहा और अपने आधे चांद के आकार के चश्मे से उसे संतुष्टि से देखा। ये सुनकर वर्नन अंकल उत्तेजित हो गए। ये स्पष्ट था जो व्यक्ति हैरी को देखकर बहुत बढ़िया कह सकता था, उससे उनकी पटरी नहीं बैठ सकती थी। मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता, उन्होंने एक ऐसे अंदाज में बोला जिसमें बदतमीजी कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन दुखद बात यह है कि बदतमीजी अक्सर अच्छी होती है। डंबलडोर ने गंभीरता से वाक्य पूरा किया, हालांकि चुप रहना ही ज्यादा अच्छा है। आह, और ये पिटूनिया होगी। किचन का दरवाजा खुल गया। हैरी की आंटी खड़ी हुई थी। उन्होंने रबर के ग्लव्स पहने थे और नाइट ड्रेस के ऊपर से हाउस कोट डाल रखा था। ये साफ दिख रहा था कि वो हमेशा की तरह सोने से पहले किचन की हर चीज को पोंछने के अभियान पर लगी हुई थी। जब वर्नन अंकल ने परिचय नहीं कराया तो डंबलडोर बोले, मैं एल्बस डंबलडोर हूँ। मैं आपको चिट्ठी लिख चुका हूँ। हैरी को लगा पिटूनिया आंटी को ये याद दिलाने का अजीब तरीका था कि उन्होंने उन्हें एक बार चिट्ठी लिखी थी जिसमें विस्फोट हो गया था। लेकिन पिटूनिया आंटी ने इस बात का विरोध नहीं किया। और ये आपका बेटा डडली होगा। डडली ठीक उसी पल लिविंग रूम के दरवाजे पर झांकने आ गया। उसका बड़ा सुनहरा सिर उसके कुर्ते के धारीदार कॉलर में से निकल रहा था। उसका मुंह हैरानी और दहशत में खुला हुआ था। डंबलडोर एक दो पल के लिए खामोश रहे। जाहिर है वो देखना चाहते थे डर्सले परिवार का कोई सदस्य कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन खामोशी छाई रही तो वो मुस्कुराए। क्या हम ये मान लें कि आपने मुझे लिविंग रूम में आने का आमंत्रण दिया है? डंबलडोर के पास से गुजरते समय डडली तेजी से उनके रास्ते से हट गया। हैरी अब भी अपना टेलीस्कोप और जूते पकड़ा हुआ था। वो आखिरी कुछ सीढ़ियां कूदा और डंबलडोर के पीछे चला गया। डंबलडोर आग के सबसे करीब वाली कुर्सी पर बैठकर थोड़ी दिलचस्पी से आसपास देख रहे थे। वो उस जगह पर बहुत अजीब दिख रहे थे। हैरी ने चिंता से पूछा, सर क्या हम लोग चल नहीं रहे हैं? निश्चित रूप से चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ मुद्दों पर बात करनी है, डंबलडोर ने कहा। और मैं वो बात खुली जगह पर नहीं करना चाहता। हम तुम्हारे अंकल आंटी की मेहमान नवाजी का कुछ समय तक और आनंद लेंगे। आप ऐसा करेंगे? वर्नन डजली कमरे में दाखिल हो गए। पिटूनिया आंटी उनके पीछे थी। डडली दोनों के पीछे मंडरा रहा था। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। उन्होंने अपनी छड़ी इतनी तेजी से बाहर निकाली कि हैरी उसे मुश्किल से देख पाया। उन्होंने हल्के से छड़ी लहराई। सोफा आगे सरक गया। सोफा डजली परिवार के तीनों सदस्यों के घुटने के पिछले हिस्से से टकराया, जिससे वो सब उस पर गिरकर बैठ गए। डंबलडोर ने एक बार फिर छड़ी लहराई। सोफा अपनी पुरानी जगह पर पहुंच गया। डंबलडोर ने चहकते हुए कहा, अब हम सब आराम से बैठ लेते हैं। जब उन्होंने अपनी छड़ी दोबारा जेब में रखी तो हैरी ने देखा उनका हाथ काला हो चुका था और सिकुड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ का मांस जल चुका है। सर, आपके हाथ को क्या? बाद में हैरी, बैठ जाओ। हैरी कुर्सी पर बैठ गया। डजली परिवार के सदस्यों की तरफ नहीं देख रहा था, जो खामोश और स्तब्ध थे। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग मुझे चाय नाश्ता कराएंगे, लेकिन अब तक की बातों से ऐसा लगता है कि ऐसी उम्मीद करना मूर्खता होगी। छड़ी तीसरी बार लहराई। एक धूल लगी बोतल और 5 गिलास हवा में प्रकट हो गए। बोतल हिली। उसने हर गिलास में शहद के रंग का द्रव डाला। फिर गिलास उड़कर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के पास पहुंच गए। मैडम रोज मार्टा की सबसे अच्छी पुरानी शराब, डंबलडोर ने कहा। हैरी की तरफ देखकर गिलास उठाया, जिसने अपना गिलास उठाकर घूंट लिया। उसने इससे पहले इतनी बढ़िया चीज कभी नहीं चखी थी। उसे खूब मजा आया। बहरहाल डजली परिवार ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो गिलासों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते रहे। ऐसा करना मुश्किल था क्योंकि गिलास उनके माथे से बार बार धीरे धीरे टकरा रहे थे। हैरी को संदेह नहीं था कि डंबलडोर को इसमें मजा आ रहा था। डंबलडोर ने उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा, देखो हैरी, एक मुश्किल आ गई है। मुझे लगता है तुम हमारी उस मुश्किल को सुलझा सकते हो। हमसे, मेरा मतलब माया पंछी के समूह से है। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, 1 सप्ताह पहले सीरियस की वसीयत मिली है।
उसने तुम्हें हर चीज का वारिस बनाया है। सोफे पर बैठे वर्नन अंकल का सिर घूमा, लेकिन हैरी ने उनकी तरफ नहीं देखा, ना ही वो इसके सिवाय कुछ और कहने की सोच पाया। ओह अच्छा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इससे ग्रीन गॉड बैंक की तुम्हारी तिजोरी में थोड़ा सोना बढ़ गया है और तुम्हें सीरियस की सारी व्यक्तिगत संपत्ति विरासत में मिली है। विरासत का समस्या वाला हिस्सा। इसका गॉडफादर मर गया? वर्नन अंकल ने जोर से पूछा। डंबलडोर और हैरी उन्हें मुड़कर देखने लगे। अब शराब का गिलास वर्नन अंकल के सिर से लगातार टकरा रहा था, जिसे वो दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो मर गया है? इसका गॉडफादर? हाँ। उन्होंने हैरी से ये नहीं पूछा कि उसने ये बात डर्सली परिवार को क्यों नहीं बताई। उन्होंने हैरी से आगे कहा, जैसे कोई व्यवधान ही ना हुआ हो। हमारी समस्या ये है कि सीरियस ग्रिमॉल्ड चौक का मकान नंबर 12 तुम्हारे नाम कर गया है। इसे विरासत में मकान मिला है? वर्नन अंकल ने लालच से कहा। उनकी छोटी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन किसी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। आप मुख्यालय के रूप में इसका इस्तेमाल आगे भी कर सकते हैं, मुझे परवाह नहीं है, आप उसे रख सकते हैं, मैं उसे बिल्कुल नहीं चाहता। हैरी मकान नंबर 12 ग्रिमॉल्ड चौक में दोबारा कदम नहीं रखना चाहता था। उसने सोचा कि उसे इस बात की याद हमेशा सताती रहेगी कि सीरियस अकेला कमरे में कैदी की तरह घूम रहा था, जहां से बाहर निकलने के लिए वो छटपटा रहा था। डंबलडोर ने कहा, तुम्हारी उदारता है। बहरहाल हमने कुछ समय के लिए इमारत खाली कर दी है। क्यों? देखो, डंबलडोर ने वर्नन अंकल की बुदबुदाहटों को नजरअंदाज करते हुए कहा, जिनका गिलास अब उनके सिर के ऊपर जोर जोर से टकरा रहा था। ब्लैक खानदान की परंपरा ये थी कि मकान हमेशा खानदान में ही दिया जाता था, ब्लैक नाम के अगले पुरुष को। सीरियस उस खानदान का आखिरी पुरुष था, क्योंकि उसका छोटा भाई रेगुलस उससे पहले मर गया था और वे दोनों ही निसंतान थे। हालांकि सीरियस की वसीयत में साफ लिखा है वो तुम्हें घर का मालिक बनाना चाहता है, लेकिन ये संभव है उस मकान पर कोई ऐसा मंत्र या जादू हो जिसकी वजह से शुद्ध खून वाले जादूगर के अलावा वहां का मालिक कोई और न बन पाए। हैरी के दिमाग में 12 नंबर ग्रिमॉल्ड चौक के हॉल में सीरियस की माँ की चीखती थूक उड़ाती तस्वीर की स्पष्ट छवि आ गई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, और अगर ऐसा कोई मंत्र मौजूद है तो उस मकान पर सीरियस के बाद उम्र के सबसे बड़े रिश्तेदार का हक होगा, जिसका मतलब है उसकी कजिन बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज। हैरी को पता ही नहीं चला था कि वो कब उछलकर खड़ा हो गया। उसकी गोद में रखे टेलीस्कोप और जूते फर्श पर लुढ़क गए। सीरियस की हत्यारिन बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज को उसका घर विरासत में मिलेगा? नहीं। देखो, हम सब चाहते हैं कि घर उसे ना मिले। मामला बहुत जटिल है। हम नहीं जानते हैं हमने इसे अदृश्य करने के लिए जो जादू किया था वो कायम रहेगा या नहीं, क्योंकि सीरियस इस मकान का मालिक नहीं है। ये हो सकता है किसी भी पल बेलाट्रिक्स इस मकान की चौखट पर आ जाए। जाहिर है जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक के लिए हमें मकान खाली करना पड़ेगा। खुशकिस्मती से डंबलडोर ने कहा, इसकी जांच बड़ी आसानी से की जा सकती है। उन्होंने अपना खाली गिलास अपनी कुर्सी के पास वाले टेबल पर रख दिया, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाते वर्नन अंकल चिल्लाए, क्या आप इन बेहुदा चीजों को हमारे पास से हटाएंगे? हैरी ने मुड़कर देखा। डर्सली परिवार के तीनों सदस्य अब अपने सिर पर हाथ रखे हुए थे। उनके गिलास उनकी खोपड़ियों पर ऊपर नीचे हो रहे थे और उसके अंदर भरा द्रव चारों तरफ छलक रहा था। ओह, मुझे अफसोस है, डंबलडोर ने विनम्रता से कहा। उन्होंने छड़ी लहराई। तीनों गिलास गायब हो गए, लेकिन शिष्टाचार के नाते आप लोगों को इन्हें पी लेना चाहिए था। ऐसा लगा जैसे वर्नन अंकल इस बात का कड़वा जवाब देने को बेताब थे, लेकिन वो पिटूनिया आंटी और डडली के साथ सोफे पर दुबके रहे, कुछ नहीं बोले। उनकी सुअर जैसी छोटी छोटी आंखें डंबलडोर की छड़ी पर टिकी। देखो, डंबलडोर हैरी की तरफ मुड़कर ऐसे बोले जैसे वर्नन अंकल ने बीच में कुछ कहा ही ना हो। अगर तुम्हें मकान सचमुच विरासत में मिला है तो तुम्हें विरासत में ये भी मिला है। उन्होंने 5वीं बार अपनी छड़ी लहराई। खट की आवाज के साथ घरेलू जिन्न प्रकट हो गया। उसकी नाक की जगह पर थूथन थी। उसके बड़े कान चमगादड़ जैसे थे और बड़ी बड़ी लाल आंखें थी। गंदे चिथड़ों में लिपटा हुआ घरेलू जिन्न डर्सली दंपत्ति के गलीचे पर उकड़ू बैठा था। पिटूनिया आंटी भयंकर तरीके से चीखी। इतनी गंदी चीज उनके घर में पहले कभी नहीं आई थी। डडली ने अपने बड़े बड़े गुलाबी पैर फर्श से उठा लिए और उन्हें सिर से ऊपर कर लिया, जैसे सोच रहा हो ये प्राणी उसका पजामा उतार सकता हो। वर्नन अंकल दहाड़े, ये गंदी सी चीज क्या है? क्रिचर, डंबलडोर ने कहा। क्रिचर नहीं करेगा, क्रिचर नहीं करेगा, क्रिचर नहीं करेगा। अपने लंबे गांठदार पैर पटकते और कान खींचते हुए घरेलू जिन्न ने वर्नन अंकल जितनी तेज आवाज में कहा, क्रिचर मिस बेलाट्रिक्स का आदेश मानेगा। ओह हाँ, क्रिचर ब्लैक खानदान का आदेश मानेगा। क्रिचर अपनी नई मालकिन को चाहता है। क्रिचर पॉटर लड़के के पास नहीं जाएगा। क्रिचर नहीं करेगा, क्रिचर नहीं करेगा, नहीं करेगा।
जैसा कि तुम देख सकते हो हैरी, डंबलडोर ने जोर से कहा, ताकि क्रीचर नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा की आवाजें दब जाएं। क्रीचर तुम्हारी मिल्कियत में नहीं आना चाहता। मुझे परवाह नहीं है, हैरी ने कांपते और पैर पटकते घरेलू जिन्न की तरफ हिकारत से देखा। मुझे परवाह नहीं है, मैं उसे रखना भी नहीं चाहता हूँ। तो क्या तुम ये चाहते हो कि वो बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज की मिल्कियत में चला जाए? ये ध्यान में रखते हुए कि वो पिछले साल माया पंछी के समूह के मुख्यालय में रह चुका है। हैरी ने डंबलडोर को घूरा। वो जानता था क्रीचर को बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज के पास जाकर रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी, लेकिन उसका मालिक बनने का विचार, सीरियस को धोखा देने वाले प्राणी की जिम्मेदारी लेना बहुत वितृष्णा भरा था। उसे एक आदेश दो। अगर वो तुम्हारी मिल्कियत में आ गया है तो आदेश उसे मानना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें उसकी वास्तविक मालकिन से उसे दूर रखने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, क्रीचर की आवाज ऊंची होती हुई चीख में बदल चुकी थी। हैरी इसके सिवाय कुछ और कहने की नहीं सोच पाया। क्रीचर चुप हो जाओ। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे क्रीचर का दम घुटने वाला हो। उसने अपना गला पकड़ लिया। उसका मुंह अब भी तेजी से हिल रहा था, उसकी आंखें बाहर निकल रही थी। कुछ पल तक आवेश में थूक निकलने के बाद वो मुंह के बल गलीचे पर गिर गया और फर्श पर अपने हाथ पैर पटकने लगा। इस तरह वो हिंसक लेकिन खामोश प्रतिरोध करने लगा। अच्छा, तो इससे समस्या आसानी से सुलझ गई है। ऐसा लगता है सीरियस जानता था कि वो क्या कर रहा है। तुम ग्रिमॉल्ड चौक के 12 नंबर मकान के और क्रीचर के भी कानूनी मालिक हो। क्या मुझे उसे अपने साथ रखना पड़ेगा? हैरी ने दहशत से पूछा जब क्रीचर उसके पैरों के चारों तरफ लोट लगाने लगा। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक सुझाव देता हूँ, तुम उसे हॉगवर्ट्स की किचन में काम करने के लिए भेज दो। इस तरह से दूसरे घरेलू जिन्न उस पर नजर रख सकते हैं। हाँ, मैं यही करता हूँ, हैरी ने राहत के साथ कहा। क्रीचर, मैं चाहता हूँ कि तुम हॉगवर्ट्स जाओ और वहाँ किचन में दूसरे घरेलू जिन्नों के साथ काम करो। क्रीचर उस वक्त पीठ के बल लेटकर अपने हाथ पैर हवा में उठाए हुए था। उसने हैरी को गहरी हिकारत से ऊपर से नीचे तक देखा और एक जोरदार खट के साथ गायब हो गया। अच्छा, डंबलडोर ने कहा, बकबीक नाम के गरुणच्चू का मामला भी है। सीरियस की मौत के बाद हैग्रिड उसकी देखभाल कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारा है। अगर तुम उसका कोई दूसरा इंतजाम करना चाहो। नहीं, हैरी ने तत्काल कहा, वो हैग्रिड के साथ रह सकता है। मुझे लगता है कि बकबीक को ये ज्यादा अच्छा लगेगा। हैग्रिड बहुत खुश होगा, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। बकबीक से दोबारा मिलकर वो रोमांचित है। वैसे बकबीक की सुरक्षा के लिए हमने कुछ समय के लिए उसका नाम विदरविंग्स रख दिया है। हालांकि मंत्रालय शायद ये अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि उसने इसी गरुणच्चू को मौत की सजा दी थी। अब हैरी, क्या तुम्हारा संदूक पैक हो चुका है? ओह, तुम्हें भरोसा नहीं था कि मैं आऊंगा, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं फटाफट जाकर पैकिंग कर लेता हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा। गिरा हुआ टेलीस्कोप और जूते उठा लिए। अपनी जरूरत का सामान बटोरने में उसे 10 मिनट से कुछ ही ज्यादा समय लगा। आखिरकार उसने बिस्तर के नीचे से अपना अदृश्य चोगा निकाला, रंग परिवर्तक स्याही की दवात का ढक्कन लगाया, अपने संदूक का ढक्कन अपनी कड़ाही के ऊपर जबरदस्ती लगाया। फिर एक हाथ से अपना संदूक खींचते हुए दूसरे हाथ में हेडविग का पिंजरा थाम कर वो नीचे की मंजिल पर चल दिया। उसे देखकर निराशा हुई कि डंबलडोर हॉल में उसका इंतजार नहीं कर रहे थे, जिसका ये मतलब था उसे दोबारा लिविंग रूम में जाना पड़ेगा। कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। डंबलडोर धीरे धीरे गुनगुना रहे थे। वो बहुत शांत और सहज थे। बहरहाल माहौल बहुत तनावग्रस्त था। डजली दंपत्ति की तरफ देखने की हिम्मत हैरी की नहीं हुई। उसने कहा, प्रोफेसर, मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है, बस एक और बात कहनी है। वो एक बार फिर डजली दंपत्ति की तरफ मुड़े। जैसा आप लोग जानते हैं, हैरी 1 साल बाद बालिग हो जाएगा। नहीं, पिटूनिया आंटी बोली। डंबलडोर के आने के बाद वो पहली बार बोली थी। क्या? डंबलडोर ने विनम्रता से कहा। नहीं, वो बालिग नहीं होगा। वो डडली से 1 महीने छोटा है और डडली 2 साल बाद 18 का होगा, डंबलडोर ने चहकते हुए कहा। लेकिन जादूगरों की दुनिया में लोग 17 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, लॉर्ड वोल्डेमार्ट नाम का जादूगर इस देश में लौट आया है। जादूगर समुदाय में खुला युद्ध चल रहा है। लॉर्ड वोल्डेमार्ट हैरी को पहले भी कई बार मारने की कोशिश कर चुका है। 15 साल पहले आपकी चौखट पर जब मैं उसे छोड़कर गया था, तब वो जितने खतरे में था, आज वो उससे ज्यादा बड़े खतरे में है। तब मैंने एक चिट्ठी भी छोड़ी थी जिसमें मैंने उसके माता पिता की हत्या के बारे में आपको बताया था और उम्मीद की थी कि आप उसे अपने बच्चे की तरह ही पालेंगे। डंबलडोर रुके।
हालांकि गुस्से का कोई स्पष्ट चिन्ह नहीं दिख रहा था, लेकिन हैरी को उनके पास से एक तरह का ठंडापन निकलता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा डर्सली दंपत्ति थोड़े पास पास हो गए थे। फिर डंबलडोर ने हल्की शांत आवाज में आगे कहा, आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। आप लोगों ने हैरी के साथ कभी अपने बेटे जैसा व्यवहार नहीं किया। उसे आपके यहाँ से सिर्फ उपेक्षा और अक्सर क्रूरता ही मिली। उसके बारे में बस यही अच्छी बात कही जा सकती है कि कम से कम वो उस विनाशक नुकसान से बच गया जो आप लोगों ने अपने बीच में बैठे इस बदकिस्मत लड़के को पहुंचाया है। पिटूनिया आंटी और वर्नन अंकल ने मुड़कर देखा, जैसे उन्हें अपने बीच में डडली के बजाय किसी और के बैठे होने की उम्मीद हो। हम डडली का नुकसान करेंगे? आप ये क्या कह रहे हैं? वर्नन अंकल ने आवेश में कहना शुरू किया, लेकिन डंबलडोर ने उंगली उठाकर उन्हें खामोश कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जादू से वर्नन अंकल को गूंगा कर दिया हो। मैंने 15 साल पहले जो जादू किया था, उसका मतलब था कि जब तक हैरी इस मकान को अपना घर कह सकता था, तब तक उसे सशक्त सुरक्षा मिलेगी। वो यहाँ कितना भी दुखी रहा हो, कितना भी उपेक्षित रहा हो, उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया गया हो, कम से कम आप लोगों ने उसे मन मार कर ही सही अपने घर में रहने दिया। जब हैरी 17 साल का हो जाएगा तो ये जादू खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, उसके मर्द बनने पर ये जादू काम करना बंद कर देगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप हैरी को उसके 17वें जन्मदिन से पहले एक बार इस मकान में लौटने दें, ताकि उस समय तक उसकी सुरक्षा बनी रहे। डर्सली दंपत्ति कुछ नहीं बोले। डडली की तेवरियां चढ़ी हुई थीं, जैसे सोच रहा हो उसके माता पिता ने उसे कब नुकसान पहुंचाया है। वर्नन अंकल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले में कोई चीज अटक गई हो। बहरहाल पिटूनिया आंटी का चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया। अच्छा हैरी, हमारे चलने का समय हो गया है, डंबलडोर ने आखिरकार कहा। वो खड़े होते हुए अपने लंबे काले चोगे को सीधा कर रहे थे। फिर मिलते हैं, उन्होंने डर्सली दंपत्ति से कहा, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा उनसे कभी नहीं मिलना चाहते हैं। अपना हैट छूकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अलविदा, हैरी ने डर्सली दंपत्ति से जल्दी से कहा। डंबलडोर के पीछे चल दिया, जो हैरी के संदूक के पास रुक गए जिस पर हेडविग का पिंजरा था। हम इन चीजों का बोझ नहीं उठाते हैं, उन्होंने अपनी छड़ी दोबारा बाहर निकालते हुए कहा। मैं इन्हें रॉन के घर भेज देता हूँ। बहरहाल मैं चाहूंगा तुम अपना अदृश्य चोगा बाहर निकाल लो, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। हैरी ने थोड़ी मुश्किल से संदूक से चोगा निकाल लिया और कोशिश की डंबलडोर अंदर बेतरतीब तरीके से रखे सामान को ना देख पाए। जब उसने चोगे को जैकेट के अंदर वाली जेब में रखा तो डंबलडोर ने अपनी छड़ी लहराई। संदूक, पिंजरा, हेडविग ओझल हो गए। डंबलडोर ने दोबारा अपनी छड़ी लहराई। सामने वाला दरवाजा खुल गया, जहां अंधेरा और ठंडक थी। तो अब हैरी, हम रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं और रोमांच की तलाश में चलते हैं।